हमारे साथ अब राहुल शाह है, वीपी इक्विटी मोतीलाल से इस बार बातचीत करने के लिए। राहुल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, आपकी राय क्या है? ये 2 दिन का पुल बैक जस्ट ए पुल बैक, लेकिन या फिर इसके पीछे कुछ आप वैल्यू बाइंग भी थोड़ी सी इमर्ज होती देख रहे हैं? लग रहा है कि जिस तरह से मार्केट में पुल बैक है, थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन पे भी मार्केट था, तो शॉर्ट कवरिंग आई है अच्छी से, एंड इट माइट कंटिन्यू लिटिल बिट बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं, तो आई थिंक ओवर अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव थोड़ा वैल्यू बाइंग भी हुआ है। और ये जो भी बाजार अभी जो नीचे गिरा था, उसमें से लॉट ऑफ काउंटर अदर देन आईटी और फार्मा को छोड़ और एफएमसीजी को छोड़ के काफ़ी सारे काउंटर बहुत ही नीचे है, तो ज़्यादा नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। तो इस कारण से अभी लग रहा है थोड़ा सस्टेनेबिलिटी तो दिख रहा है बाजार में, और एफआई फ्लो भी पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 दिन से आप देखोगे तो वहाँ पे, और ग्लोबली सब मार्केट स्टेबल है, तो लगता नहीं है कि यहाँ इंडिया अंडर परफॉर्म करे। तो ये रैली थोड़ा और सस्टेन जा सकता है यहाँ से। सो मे बी 58, 50, 59 तक निफ्टी लग रहा है यहाँ से। ओवरऑल ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन अभी यहाँ से होना चाहिए। चलिए, इस बीच फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 24% नीचे, अभी ये 30% फिसला था, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। 128 पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है, और एमसीएक्स फिर से एक बार लोअर सर्किट पर है, 5% नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। इन दोनों काउंटर्स पर आज दिन भर नजर रखनी पड़ेगी। नजर डालते हैं वोकहार्ट पर, ये फिर से एक बार 5% के अपर सर्किट पर है, और जब से इसने रिवर्स मूवमेंट देना शुरू किया है, तब से लगातार ये अपर सर्किट पे चल रहा है। गीतांजलि जेम्स और एक काउंटर है जहां पर हमने इसी तरह का पैटर्न बनते देखा है। सुनील, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या सलाह है? वोकहार्ट, गीतांजलि जेम्स तो खैर काफ़ी लंबे अरसे बाद रिकवर हुआ है, बट ऑन वोकहार्ट? वोकहार्ट अपने हाई लेवल से बहुत नीचे आया था। डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनका इम्पैक्ट आया, और मुझे लगता है कि बॉटम लेवल पे जो इस स्टॉक को मोर देन 1.5-2 ईयर से देख रहे थे, उन्होंने कुछ बाइंग की। मुझे नियर टर्म में इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जो इसकी कोर प्रॉब्लम्स है वो नियर टर्म में रिजॉल्व होती हुई नहीं लग रही है। डेफिनेटली क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन था, तो इसलिए बाउंस बैक हो रहा है, बट एग्रेसिव इसमें होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कहाँ पर भी ये स्टॉक को टाइम बिंग इसको अवॉइड करना चाहिए। जब तक इसकी कोर प्रॉब्लम्स कहाँ पर रिजोल्यूशन के लेवल पे नहीं आती, तब तक इसमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमने देखा है कि कुछ एक स्टॉक्स जो इस तरीके की प्रॉब्लम में पास्ट में आए हैं, उनको अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि एफडीआई काफ़ी इस मामले में काफ़ी स्लो और कॉशियस हो गई है, तो वो जल्दी से इन प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन नहीं आते। मैनेजमेंट ने नो डाउट कहा कि 1 साल में इस चीज़ का रिजोल्यूशन आ जाएगा, बट मार्केट ये चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और पास्ट एक्सपीरियंस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये 1 साल में रिजोल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इसको प्रॉब्लम्स है वो प्रोलॉन्ग है, और एक लंबे अरसे तक चलेगी। तो डेफिनेटली जो एक बीटन डाउन था, बहुत ज़्यादा नीचे आया था, उसका बाउंस बैक आ रहा है, और इसके आगे स्टॉक कंसोलिडेट होगा। और गीतांजलि जेम्स नो डाउट आई थिंक अगर है स्टॉक्स, तो जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर इस स्टॉक से बाहर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। लगातार अगर आप देखें 3 सेशन से यहाँ पर जो है अपर फ्रीज लग रहा है। एक दौर चला है इस पर लोअर फ्रीज का, लगभग 1 महीना तक अगर आप देखें जो लोअर फ्रीज का दौर चला था, 450 रुपये से काउंटर घट के 50 रुपये पे आ गया था, लेकिन अब 3 दिन के अपर फ्रीज के बाद अब ये करीब 67-85 पर कारोबार करता हुआ। हालांकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से अगर आप देखें, अभी कुछ भी अगर आप देखें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आई थिंक सटोरिया इस वक्त इस पर काफ़ी हावी है। खैर सेमी कुछ और ट्रेड्स, लेट्स टॉक अबाउट बजाज ऑटो, अप अबाउट आई थिंक 23 रुपीज़, 23 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इस चार्ट को देख के कैसी फीलिंग आ रही है कि बहुत एग्रेसिव ट्रेड अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो आई थिंक ये सबसे शानदार स्ट्रक्चर है बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स के माध्यम से। 1891, 1890, 1885 के रेंज में अगर सिमी में कोई ट्रेड इनिशिएट करूं, या तो मेरा 1850 पर, या फिर 1860 पर, या फिर 1855 पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, या फिर 1950 से लेके 2000 तक का स्विंग मेरे को मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, ऐसी सोच सही है? जी बिल्कुल सही कहा। स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि ये रिकवरी मोड में है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और इसमें जो अपसाइड का टारगेट्स आपने कहा है अचीवेबल है। नीचे जब रिकवरी मोड में है, तब से वॉल्यूम भी एक्यूमुलेटेड हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ऊपर आया है। एटलीस्ट लॉन्ग साइड में ये इस स्टॉक को वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट्स आपने दिए हैं अचीवेबल है, अच्छा लग रहा है चार्ट में। जी चलिए, इस बीच एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज
क्लियर स्टार परफॉर्मर है टाटा स्टील, जो कि अच्छी बढ़त दिखा रहा है, अभी 7% ऊपर वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी यहाँ पर 36 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर 5709 पर। ब्रेक लेकर जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी धीरे धीरे अगर आप देखें और अपनी मजबूती को शार्प करता हुआ, हालांकि बहुत मजबूत नहीं है लेकिन हाँ 15 अंक ऊपर होना कल के 86 अंकों के इजाफे के बाद अपने आप में अगर आप देखें एक ही अचीवमेंट है। 16 अंक ऊपर निफ्टी लगभग 5715 पर स्तर यहाँ पे, और इस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा है 53 अंक ऊपर। मिड कैप्स का आगे एक बार हाल देखते हैं, मिड कैप्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2.5% इस वक्त ऊपर कारोबार करता हुआ। गेनर्स की अगर आप श्रेणी को देखें वो स्ट्रक्चर्स जो कि इस वक्त मिड कैप में काफी अच्छी खासी तेजी लिए हुए हैं, उसमें एसआर ऑयल इसमें कल भी काफी अच्छी मजबूती थी, आज 5% ऊपर, EIL लगभग 3% ऊपर, बजाज कंज्यूमर लगभग 3% ऊपर, कॉर्पोरेशन बैंक लगभग 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। पीपावर डिफेंस, GSK हेल्थ केयर, पेट्रोनेट एंड यूनियन बैंक। लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोनेट। सिमी जरा पेट्रोनेट के चार्ट्स को एक बार देखिएगा। आई थिंक बहुत एग्रेसिव नहीं तो एटलीस्ट एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड आपको क्या इसमें नजर आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कल में पैसा मिल जाए, 2 दिन में पैसा मिल जाए, हफ्ते भर में नहीं। मैं अपने ट्रेड को लगभग सवा महीने का 1.5 महीने का टाइम दूंगा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। ट्रेड पैसा मिलने की गुंजाइश है 125-85 पर लेने के बाद इसमें। देखिए वीरेंद्र, पेट्रोनेट चार्ट में अच्छा ही है, चार्ट में खराब नहीं है, पर इस स्टॉक को लेके मेरा कुछ प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम हमेशा नहीं आता है। इसलिए कोई अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है तो शायद इसमें एंट्री लगता है एंट्री करना चाहिए। पर मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको लेना बनता है कि नहीं, मैं शायद इस स्टॉक में एंटर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें जो भी है मुझे समा कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट आने के लिए बहुत ही इंतज़ार करने का ज़रूरत है। मेरा फेवरेट स्टॉक में से ये नहीं होगा, ये स्टॉक शामिल नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। पर अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है, यहाँ से एटलीस्ट 10 रुपया 15 रुपया नीचे स्टॉप लगा के अगर बने रह सकते हैं, होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 135 से 140 का टारगेट एक साल में भी हो सकता है, पॉसिबल है, पर टाइम लग सकता है, वेट करना चाहिए। मैं इसमें एंटर नहीं करती। ऑलराइट, चलिए अब ये देख लेते हैं कि आज हमारी खास पेशकश यानी हर घंटे मुनाफे का पहला शेयर कौन सा है। रजत जुड़े हमारे साथ, बताइए रजत। बिल्कुल मेहर, शुरुआत करते हैं। पहले घंटे का सौदा होगा खरीदारी का होगा। जेपी इंफ्रा, इस काउंटर पे नजर रख के चलें, खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 20 रुपए तक की चाल एक घंटे के अंदर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 16.5 पे मेंटेन करके चलें। इनफैक्ट 17 काफी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल था 17 का अर्ली चार्ट के हिसाब से, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर कारोबार करना शुरू कर दिया काउंटर ने। अब अर्ली चार्ट के हिसाब से और 10 मिनट चार्ट के हिसाब से इसके लक्ष्य जो है वो काफी ऊपर के खुल जाएंगे, जिस तरीके के रेजिस्टेंस को लेवल को पार किया है, और काफी अच्छे पुल बैक मोड में पिछले कुछ दिनों में आता हुआ नजर आया है। पूरे अगर जेपी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज अच्छी खासी खरीदारी होती नजर आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पुल बैक के हिसाब से जेपी इंफ्रा का काउंटर निकल के आता है। 20 रुपए तक की चार डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी समय काउंटर पे होती हुई नजर आ रही है। 17 के आसपास ही बेस है, उसी के आसपास अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अगले 1 घंटे के लिए 20 तक की चाल इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं, खरीदार करके चलेंगे। इनफैक्ट रजत एक छोटा सा इसने नीचे बेस क्रिएट किया है 15, 16, 17 के आसपास। इस बेस को रिस्पेक्ट देके ये ऊपर निकला है क्लियरली। आज एक डेली चार्ट से ब्रेकआउट है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स थे उस पर आपने क्या देखा है? मैंने अर्ली चार्ट्स, 5 मिनट चार्ट्स, 10 मिनट चार्ट्स। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने बोला कि 15 से 16 के लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन हुआ है। 3-4 ट्रेडिंग सेशंस तक वहां पर कंसोलिडेट होने के बाद इस जो रिवर्सल है वो मिलता हुआ नजर आया, और काफी बिकवाली हम इस काउंटर पे देख चुके थे, काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। और अब जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हावी हुई है, यहाँ पर काफी ज्यादा खरीदारी डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगले 1 घंटे के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव इस काउंटर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। जेपी इंफ्रा में ये जो मूव है ये और भी शार्प अब होता हुआ नजर आएगा। अगले 1 घंटे के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया रजत इस जानकारी के लिए। काउंटर इस समय 7.5% ऊपर 18 रुपए 30 पैसे का लेवल है, नजर रखिए यहाँ पर। साथ ही नजर डालते हैं बीपीसीएल के काउंटर पर 5% ऊपर है, इस समय 300 का लेवल देखने को मिला है। कल नंबर्स के बाद से ठीक ठाक रुझान ओएमसीज पर देखने को मिल रहा है। आईओसी पर भी हमने देखा कि उम्मीद से बेहतर आंकड़ा देखने को मिला था। सुनील, आपकी सलाह क्या है ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स पर पोस्ट नंबर्स? देखिए, इन कंपनीज को जो आज खास जो प्रॉब्लम महसूस हो रही है वो है कि डॉलर इनको काफ़ी हर्ट कर रहा है,
और रिफाइनिंग मार्जिन्स आप देखेंगे तो काफ़ी प्रेशर में है। प्लस गवर्नमेंट जो जिस तरीके से इनका इंपोर्ट प्राइस की जगह एक्सपोर्ट प्राइस पे अगर स्विच ओवर करती है तो वो इनके लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा। तो नियर टर्म में काफ़ी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। ये स्टॉक्स हमने अगर पास्ट हिस्ट्री में भी देखें तो कोई एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस या उस तरीके की इंडिकेशन नहीं दी है। ये एक रेंज में रहते हैं। मोर ऑफ राइट नाउ नो डाउट आज की डेट में एक लोअर बैंड पे है अपनी रेंज के। तो एक अगर एक्यूमुलेट करना मीन्स मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा कि गो एंड एग्रेसिवली बाई दिस स्टॉक, लेकिन थोड़े आज लें और थोड़े और डिक्लाइन आए तो लें। एक एक्यूमुलेशन अगर इन स्टॉक में किया जाए तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने का व्यू लें तो एक 10 से 15% का इनमें रैली आ सकता है। अभी एक ब्लॉक डील हुई है, आई थिंक इस बीच एक अलर्ट ले लेते हैं। और ब्लॉक डील भी यहाँ पर जुबिलेंट लाइफ के 5 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है 87 रुपये 50 पैसे के स्तर पे। तो यहाँ पर एक बड़ा चंक ट्रेड हुआ है। मीनवाइल जरा आप जेपी इंफ्राटेक को देखिए, लेट्स टेक जेपी इंफ्राटेक ऑन इंट्राडे चार्ट्स। अभी करीब आई थिंक 1890s अभी ये करीब 10.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला है आज हमको अपने आज सुबह के पहले ट्रेड पर। महिर 1875 एंड आई थिंक इसने करीब 1890 का एक हाई लगाया। तो सुबह आज श्री गणेश महिर काफ़ी अच्छा खासा हुआ, बावजूद इसके बाजार काफ़ी फ्लैट है। चलो बिल्कुल अच्छा ही है और मकसद तो यही होता है कि दर्शकों का फ़ायदा हो। अच्छी मोमेंटम देखने को मिला है। 10.25% ऊपर यहाँ पर यह है इस समय। सुनील, आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को? नहीं, मेरा इतना कोई स्टॉक पे बहुत ट्रैक नहीं है। मिड कैप में और कोई आपने पसंद किया है? पिछले 2 दिनों में बाइंग की है कहीं पे? ब्रिटानिया हमें काफ़ी अच्छा लगा। ब्रिटानिया के रिजल्ट मार्जिन जो इम्प्रूवमेंट लास्ट क्वार्टर में आए थे वो इस क्वार्टर में सस्टेन कर दिए और ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि ये मार्जिन्स यहाँ से सस्टेन करेंगे या और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट होंगे। आप अगर दूसरी FMCG कंपनी और इसको देखेंगे तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इनकी मार्जिन्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम थी। पुराने करीबन 6% चल रही थी, अब बढ़ के 9% हो गई है। वेरेज दूसरी FMCG कंपनी आप देखेंगे तो 15 और 20% के बीच में रहती है। तो देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर इसके एक्सपांशन होने का। और साथ में हमने देखा जैसे जिस तरीके से इसमें नए मैनेजमेंट लेवल पे पावर आदमी नए ज्वाइन किए हैं, मुझे लगता है कि इस कंपनी के अब थोड़े रिवाइवल होने के समय आ गया। और मुझे लगता है कि करीबन अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करे और 1 साल का व्यू ले तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। राहुल, बैंकिंग पर आपकी राय क्या है? शायद बैंकिंग इस वक्त इतना निराश कर रहा है ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को कि उस पर बात करने का शायद मन ही नहीं कर रहा। सुबह से शायद हमने भी अपनी इस चर्चा में शामिल नहीं किया इसको, लेकिन वर्स्ट हम देख चुके हैं या फिर अभी देखना बाकी है? Q1 में जो वर्स्ट है वो पूरा हो चुका है विद डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ फिगर्स फ्रॉम SBI, या फिर आप मानते हैं कि बैंक्स पर फ्रेश लॉन्ग के कमिटमेंट्स नहीं करना चाहिए? Q2 में अभी पेन बाकी है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से बैंकिंग में थोड़ा लॉन्ग की जा सकती है। ये लेवल से काफ़ी गिर चुके हैं, वैल्यूएशन भी कंपेलिंग है ये लेवल से। और अभी डिसअपॉइंटमेंट जो भी है, आई डोंट थिंक सो कि गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट इन नेक्स्ट 2 to 3 quarters यू विल सी एनी काइंड ऑफ पेन इन बैंकिंग स्टॉक्स में। हालांकि आई वुड रिकमेंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा है, मैनेजमेंट क्वालिटी है और आपको लगता नहीं है कि यहाँ से ज़्यादातर वो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से गिरेंगे। नेम्स लाइक ICICI बैंक, येस बैंक, यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है। और हालांकि ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी यहाँ से 2-3 बैंक जैसे स्टेट बैंक यहाँ से ठीक लग रहा है ये लेवल से। आई डोंट सी एनी फर्दर मोर डाउनसाइड फ्रॉम हियर। हालांकि ठीक है, कल कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट के कोई एग्रेसिव RBI स्टेप्स लेते हैं तो बात अलग है, बट गोइंग फॉरवर्ड डजंट लुक लाइक। बट आई थिंक बैंकिंग में लॉन्ग डेफिनेटली कर सकते हैं ये लेवल से। चलिए इस बीच नजर डालते हैं टाटा कम्युनिकेशन पर। अभी भी एक ब्लॉक डील हुई है और बड़ी ब्लॉक डील है। 9,90,000 शेयर्स ने यहाँ पर हाथ बदले हैं 156 के लेवल पर। इस डील के बाद काउंटर करीब 2.25% ऊपर है, यानी 157 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को आज देखें आप तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है टू एन एक्सटेंट। इसमें जो टाटा स्टील के नंबर्स हैं उन्होंने भी अपना पार्ट प्ले किया है, क्योंकि सबसे बड़ी कंसर्न मार्केट को अगर इस समय किसी बैलेंस शीट को लेकर है तो वो टाटा स्टील की बैलेंस शीट को लेकर है। उनके नंबर्स उम्मीद से बेहतर आने के बाद अक्रॉस द बोर्ड हमने एक बाइंग जनरेट होते यहाँ पर देखी है। फ्रॉम ट्रेड पर्सपेक्टिव सिमी, आपकी टॉप पिक टाटा ग्रुप में कौन सा स्टॉक है?
देखिए टाटा ग्रुप में अगर कौन सा स्टॉक कहेंगे तो मुझे एक बार टाटा मोटर्स का नाम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम आया है। नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट इसने लिया था 280-275 के बीच में, और अभी रिकवरी मोड में है। मुझे लगता है कि 302 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर पोजिशनल ट्रेड यहाँ से कोई लेता है तो 310 से 315 का टारगेट मिलता है। पर जो भी है, जितने टाइम मैं 320 का टारगेट देके टाटा मोटर्स का बाई कॉल दिया है, कभी 320 का टारगेट अचीव होते हुए देखा नहीं है। इसलिए इस बार टारगेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 315 का ही दिया है। मुझे लगता है कि वापस ऊपर जाने के बाद अगर वो रेंज क्रॉस नहीं करता है तो इसमें से पोजीशन बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसका ये एक रेंज बाउंड पैटर्न फॉलो करता है, जिसका सपोर्ट 280 से 270 के बीच में है। और ये स्टॉक 310 से 15 के ऊपर सस्टेन अगर करेगा नहीं तो ये वापस 280 से 270 के बीच में आ सकता है। इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत बिग क्वांटिटी में पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पर यहाँ से एप्रिसिएशन बहुत जरूर हो सकता है कि है। यहाँ से 310 से 15 का टारगेट पॉसिबल है। और मैंने पहले टाटा स्टील के बारे में कह रही थी कि इतना ऊपर में लेना नहीं चाहिए, और देखिए अभी 255 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट तब 7% अप था, अभी 5% अप है। तो इसमें मेरा व्यू जैसा था वैसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि 255 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो 40 से 30-20 इस रेंज में आके ये कॉन्सोलिडेट करेगा। हो सकता है ये आज ही ना आए, पर शॉर्ट टर्म में इस इतना लेवल तक तो इसको देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो ही एंटर करना चाहिए। यहाँ पे एंटर करना एकदम मुश्किल है, नहीं करना चाहिए। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। निफ्टी लाल निशान में है। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश FIS वर्सेस DII। पिछले कुछ समय में FIS ने और DII ने कहां लगाया पैसा, किस शेयर पे लगाया दावा, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शिवराज लाइव।